हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आइसोमेरिज्म हमारी चल रही है और आइसोमेरिज्म में हमने स्टार्ट कर दी है स्टीरियो आइसोमेरिज्म बच्चों, ठीक है ना। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म की अगर मैं बात करूं तो स्टीरियो आइसोमर्स जो होते हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को पढ़ेंगे, ठीक है ना। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म स्टीरियो आइसोमर्स का पार्ट है, ठीक है ना। जब भी हम टोटल स्टीरियो आइसोमर्स निकालेंगे तो उसमें हम टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और ऑप्टिकल आइसोमर्स को ही हम क्या करा करते हैं बच्चों, कैलकुलेट करा करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप नाम से देख रहे हो कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का मतलब होता है कि इसमें ऑप्टिकल वर्ड आ रहा है। देखो ये क्या आ रहा है, ये ऑप्टिकल वर्ड आ रहा है बच्चों, ठीक है ना। तो ये जो ऑप्टिकल वर्ड है, ठीक है ना, ये जो ऑप्टिकल वर्ड है इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं इसका मतलब है इसमें लाइट का कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट होगा। क्या होगा बच्चों, इसमें कहीं ना कहीं लाइट का इन्वॉल्वमेंट होगा, ठीक है ना। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को समझने के लिए कुछ हमें छोटी छोटी बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है बच्चों, उनको हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें समझना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैं बात करूं सबसे पहले क्योंकि लाइट से रिलेटेड है, तो देखो अगर मैं आपसे कहता हूं कि बच्चों मुझे ये बताइए आप कि ऑर्डिनरी लाइट क्या होती है। एक होती है ऑर्डिनरी लाइट, ठीक है ना। क्या होती है एक आपकी ऑर्डिनरी लाइट, इसको मैं वाइट लाइट भी कह सकता हूँ। इसको मैं क्या कह सकता हूँ, बोलो, वाइट लाइट भी कह सकता हूँ, ठीक है। तो आप समझेंगे कि वाइट लाइट क्या होती है। देखो लाइट कोई भी हो, ठीक है ना, लाइट एक प्रकार की क्या है बच्चों, वेव होती है, ठीक है ना। तो और वेव में क्या होता है, वाइब्रेशन होता है। तो वाइट लाइट या ऑर्डिनरी लाइट क्या होती है, देखो सन से आने वाली लाइट बच्चों, और बल्ब से जो आपकी लाइट उत्पन्न होती है, ठीक है ना, या फिर ट्यूबलाइट से उत्पन्न होने वाली लाइट, या माचिस की तीली से उत्पन्न होने वाली लाइट, या मोमबत्ती से जो भी लाइट उत्पन्न होती है, या कोई मरकरी वगैरह जल रही है, ठीक है ना, उससे उत्पन्न होने वाली जो लाइट है, ये सब ऑर्डिनरी लाइट है, ठीक है ना। तो हम इसको ऑर्डिनरी लाइट को किस प्रकार से डिफाइन करेंगे बच्चों। ऑर्डिनरी लाइट ऐसी लाइट होती है जो ऑल डायरेक्शन में वाइब्रेट करती है। ये क्या करती है, ये सभी डायरेक्शन में क्या करती है, आपका वाइब्रेट करती है, ठीक है ना। क्या करती है ये आपकी सभी डायरेक्शन में वाइब्रेट करती है। तो ऐसी लाइट, ये कोई सोर्स है जहाँ से लाइट उत्पन्न हो रही है, ठीक है ना। तो इसी को हम कहते हैं ऑर्डिनरी लाइट, वाइट लाइट, ठीक है ना। मतलब जिसमें वेव वाइब्रेट करती हैं, किस में, ऑल डायरेक्शन में, ठीक है ना। इसका एग्जांपल क्या है, आपका सनलाइट है, ठीक है ना। तो यानी कि देखो सन से आने वाली जो लाइट है वो चारों दिशाओं में एक समान रूप से क्या होती है, फैलती है। तो ऐसी लाइट को हम कहते हैं बच्चों ऑर्डिनरी लाइट या वाइट लाइट, ठीक है ना। जिसमें वेव क्या करती हैं, ऑल डायरेक्शन में वाइब्रेट करती हैं। तो देखो इसमें जो लाइट है वो चारों डायरेक्शन में क्या कर रही है, फैल रही है आपकी एक समान रूप से, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं सनलाइट, ठीक है ना। सन से बढ़िया कोई एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता है ना। सनलाइट इसका सबसे आसान और बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो ऑर्डिनरी लाइट समझ गए, जो सभी डायरेक्शन में क्या करती है, ऑल डायरेक्शन में वाइब्रेट करती है, ठीक है ना। ठीक है, लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, वेव वाइब्रेटिंग इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है ना। ऐसी लाइट को वेव कह सकते हैं हमें ना, जो ऑल डायरेक्शन में क्या करती है, आपकी वाइब्रेट करती है, उसको बोलते हैं ऑर्डिनरी लाइट। तो इस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म चैप्टर में, ठीक है ना, इस आइसोमेरिज्म में इस ऑर्डिनरी लाइट का कोई भी रोल नहीं है, लेकिन इसको समझना ज़रूरी है, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा जो आइसोमेरिज्म है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ये किसके ऊपर बेस है बच्चों, ये है इसके ऊपर। इसको ध्यान से देखना आपको, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। ये पूरी आइसोमेरिज्म बच्चों इसी के ऊपर, इसको पीपीएल कहते हैं हम शॉर्ट में। क्या कहते हैं इसको, पीपीएल। क्या होती है पीपीएल बच्चों, प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, इसको हिंदी में कहते हैं हम समतल ध्रुवित प्रकाश, ठीक है ना। देखो होता क्या है बच्चों, अगर हम किसी ऑर्डिनरी लाइट को जो सभी डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रही थी, ठीक है ना, अगर हम किसी ऑर्डिनरी लाइट को कहाँ से पास कर दें, बोलो, एक निकोल प्रिज्म में से पास कर दें,
ये एक निकोल प्रिज्म है। क्या ये निकोल प्रिज्म है, ये वाला। अगर हम किसी साधारण प्रकाश को, ऑर्डिनरी लाइट को, जो सभी डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रही थी, ठीक है ना, उसको किस में से पास कर दें, निकोल प्रिज्म में से पास कर दें बच्चों, ठीक है ना। तो जो लाइट सभी डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रही थी, ठीक है ना, जो वेव सभी डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रही थी, वो क्या होगा, जैसे ही हम इस निकोल प्रिज्म में से इस लाइट को पास करेंगे, ठीक है ना, तो इस प्रिज्म में से पास करने के बाद में अब ये जो लाइट है बच्चों केवल एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगी, ठीक है ना। तो ऐसी वेव या ऐसी लाइट जो केवल एक ही डायरेक्शन में क्या करती है, वाइब्रेट करती है, उसको हम कहते हैं पीपीएल, प्लेन पोलराइज लाइट, ठीक है ना। निकोल प्रिज्म में से जैसे ही आप इसमें से पास करते हो इसको, तो ये जो वेव सभी डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रही थी वो केवल अब एक ही वन डायरेक्शन में वाइब्रेट करती हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पीपीएल का मतलब क्या होगा कि आप लिख सकते हो वाइब्रेटिंग या वाइब्रेट ओनली इन वन डायरेक्शन, ठीक है ना। पहला लेक्चर जो होगा ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का बिल्कुल बेसिक होगा, ठीक है ना। ये तो समझ गए। तो पूरी आइसोमेरिज्म में ये पीपीएल का रोल है बच्चों, ठीक है। तो पीपीएल को समझ गए, पीपीएल का मतलब क्या है भाई, पीपीएल का मतलब हो गया ऐसी लाइट जो केवल एक ही डायरेक्शन में क्या करती है, वाइब्रेट करती है, ऐसी लाइट को हम कहते हैं पीपीएल, प्लेन पोलराइज लाइट। तो सारी आइसोमेरिज्म बच्चों इसी से रिलेटेड है, इसको आप ध्यान से समझेंगे। पीपीएल का मतलब समझ गए कि ऐसी लाइट जो केवल एक ही डायरेक्शन में क्या करे, वाइब्रेट करे, उसे हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज लाइट, ठीक है। अब देखिए ये जो पीपीएल है बच्चों, ये जो आपका पीपीएल है, प्लेन पोलराइज लाइट है, ठीक है। इस पीपीएल को, प्लेन पोलराइज लाइट को अगर हम एक हमारे पास यहाँ पे एपरेटस है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है आपका, ठीक है ना। क्या ये आपका एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं पोलैरोमीटर। क्या ये पोलैरोमीटर ऐसे लिखेंगे इसको, ठीक है, पोलैरोमीटर, ये एक एपरेटस है, ठीक है ना। अगर हम इस लाइट को इस पोलैरोमीटर में से पास करेंगे अब, ठीक है ना, अब एक्सपेरिमेंट करेंगे हम। देखो क्या करते हैं, ये जो पोलैरोमीटर है ये एक प्रकार की बच्चों क्या होती है, ट्यूब होती है, और इस ट्यूब के अंदर हमने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को लिक्विड की फॉर्म में भर दिया। ये कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने इसके अंदर ले लिया, ठीक है ना, कोई भी क्या ले लिया हमने यहाँ पे, ऑर्गेनिक कंपाउंड इस पोलैरोमीटर में भर दिया, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने इस पोलैरोमीटर के अंदर डाल दिया लिक्विड की फॉर्म में। क्लियर बात है, ये एक्सपेरिमेंट है आपका। इस पोलैरोमीटर की क्या होती है, एक फिक्स लेंथ भी होती है, ठीक है ना, ठीक है ना। और बच्चों इसके अंदर जो ये जो आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया है इसकी कंसंट्रेशन भी फिक्स होती है, ठीक है ना, सब कुछ फिक्स होता है। तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो हमने क्या किया कि पीपीएल को एक पोलैरोमीटर में से पास किया। पोलैरोमीटर क्या होता है, एक एपरेटस होता है जिसमें एक ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, सॉल्वेंट की फॉर्म में इसमें भरा होता है, लिक्विड की फॉर्म में कह सकते हो आप। तो जैसे ही हमने पीपीएल को इस वाले किस में से पास किया, बोलो किस में से पास किया, इस पोलैरोमीटर में से पास किया, तो ये जो पीपीएल है, ये पीपीएल क्या करेगा, ये रोटेट कर जाता है। क्या कर जाता है, रोटेट कर जाता है। या तो ये रोटेट करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है ना, रोटेशन हो जाता है इसका। ये कौन सी डायरेक्शन है बोलो, क्लॉकवाइज। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड ने पीपीएल के प्लेन को किस डायरेक्शन में रोटेट कर दिया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। या फिर कौन सी डायरेक्शन में रोटेट कर दिया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। दो ही तो डायरेक्शन होती है, एक क्लॉकवाइज घड़ी की डायरेक्शन और एक घड़ी के विपरीत। ये कौन सी डायरेक्शन होगी बोलो, एंटी क्लॉकवाइज। ये कौन सी होगी बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड इस पीपीएल के प्लेन को किसी भी डायरेक्शन में रोटेट कर दे, चाहे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करे या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करे,
रोटेट कर दे किसी भी डायरेक्शन में, तो ऐसे ही कंपाउंड क्या शो करते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। यही इसका की पॉइंट है बच्चों। जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड इस पीपीएल के प्लेन को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देगा, वही कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को आपकी शो करेगा। और जो कंपाउंड पीपीएल के प्लेन को किसी भी डायरेक्शन में रोटेट कर देगा, चाहे क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो, उस कंपाउंड को हम बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। क्या बोलेंगे उसको, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ठीक है ना। तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड दो प्रकार के हो जाएंगे, जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। ठीक है। हो सकता है कि कंपाउंड अगर इस पीपीएल के प्लेन को किसी भी डायरेक्शन में रोटेट ना करे, इसमें से निकलने के बाद में ये रोटेट ही ना हो किसी डायरेक्शन में, ऐसे ही रहे। क्लियर है ना, ऐसे भी तो हो सकता है ना। अगर मान लो रोटेशन नहीं होता है किसी भी डायरेक्शन में, ये पीपीएल के प्लेन को रोटेट नहीं करता है, जैसे आप पोलरोमीटर में से पास करते हैं इसको पीपीएल को, और अगर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड इसके प्लेन को रोटेट नहीं करता है, ठीक है ना, तो ऐसे कंपाउंडों को आप बोलोगे ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या बोलोगे, बोलो, ऑप्टिकली इनएक्टिव बोलोगे आप इनको, ऑप्टिकली इनएक्टिव बोलोगे। तो देखो इस आइसोमेरिज्म में आपको यही दो चीज़ की पहचान करनी है कि कौन से कंपाउंड पीपीएल के प्लेन को रोटेट करेंगे और कौन से कंपाउंड पीपीएल के प्लेन को रोटेट नहीं करेंगे। जो रोटेट कर देंगे किसी भी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उन कंपाउंडों को आप क्या बोलोगे, ऑप्टिकली एक्टिव बोलोगे। इन्हें क्या बोलोगे, दोनों को ऑप्टिकली एक्टिव बोलोगे। ठीक है ना। अब ये तो बड़ी कठिन स्थिति हो गई क्या, कि ये तो एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर हम चेक कर रहे हैं कि कौन रोटेट करेगा कौन नहीं रोटेट करेगा। ठीक है। लेकिन हम जो क्वेश्चन सोल्व करेंगे, हमें कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेगा बच्चों, हमें ये देखना है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है, वो पीपीएल के प्लेन को रोटेट करेगा या नहीं करेगा। ठीक है ना। तो समझ गया आप, ये एक एक्सपेरिमेंट है, हम इसको थ्योरेटिकल कंसेप्ट के बेसिस पर क्वेश्चन सोल्व करेंगे इसके ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के। ठीक है। अब देखिए, पीपीएल को आपने इस पोलरोमीटर में से पास किया जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड होती है। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड ने अगर पीपीएल के प्लेन को रोटेट कर दिया किसी भी डायरेक्शन में, तो उस कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव, अगर रोटेट नहीं करा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है ना। ये दो चीज़ हमारी यहाँ पे निकल के आ गई। अब हम ये भी सीखेंगे कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये पीपीएल के प्लेन को क्यों रोटेट करता है, उसका कारण क्या है। ठीक है ना। तो जो भी कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड पीपीएल के प्लेन को रोटेट कर देगा, उसी को हम क्या बोलेंगे बच्चों, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बोलेंगे। और इस फिनोमिना को क्या बोलेंगे हम, ऑप्टिकल एक्टिविटी बोलेंगे। ठीक है ना, या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का ही मतलब क्या है कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, स्टीरियो आइसोमर्स तो होंगे ही वो, ठीक है ना, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो पीपीएल के प्लेन को क्या कर देंगे, रोटेट कर देंगे, वही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे आपकी। ठीक है ना। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें दो बातें बच्चों निकल के आई, एक ऑप्टिकली एक्टिव और एक ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, जैसे ही आपने ये एक्सपेरिमेंट किया बच्चों, तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद में आपने देखा कि हमारे पास कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या कर रहे थे, क्लॉकवाइज, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या थे हमारे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन कर रहे थे। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड पीपीएल के प्लेन को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, ठीक है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या कर रहे थे आपके, रोटेशन कर रहे थे, है ना, रोटेट कर रहे थे। तो ऐसे कंपाउंडों को हम बोलेंगे बच्चों लैटिन भाषा में डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या बोलेंगे उनको हम, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है ना, उन्हें बोलेंगे हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्लियर बात होगी। डेक्स्ट्रो शब्द का मतलब होता है क्लॉकवाइज। ठीक है ना, शॉर्ट में इसको आप लिखा करोगे डी, इस प्रकार से, या फिर ऐसे भी लगाओगे उसके ऊपर प्लस, इस तरह से लगा सकते हो। आजकल मॉडर्न में यही लगा देते हैं प्लस डी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के आगे। ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए किसी कंपाउंड के नीचे प्लस डी लिखा हुआ है, तो प्लस डी अगर लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या हो गया कि वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। वो कैसा है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। ठीक है ना। तो ये एक ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होगा प्लस डी, है ना। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, अगर मान लो कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड
पीपीएल के प्लेन को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन करता है, रोटेट करता है। क्या करता है? उसको रोटेट करता है। तो ऐसे कंपाउंडों को हम क्या बोलेंगे? ऐसे कंपाउंडों को हम कहते हैं बच्चों लेवोरोटेटरी। क्या बोलेंगे उनको? लेवोरोटेटरी। ठीक है ना। और इसका सिंबल क्या होगा? एल। ठीक है, या फिर आप लिख सकते हो माइनस, इस तरह से लिखा होगा। पॉजिटिव साइन किस चीज़ को इंडिकेट करेगा? कि वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन कर रहा है। माइनस साइन किस चीज़ को इंडिकेट करेगा? अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, लेवोरोटेटरी। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस एल भी लगा सकते हो। ठीक है ना। तो अब हमारे पास दो बातें निकल के आ गई। क्या? कि जब भी हम ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड की बात करेंगे, जब भी हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की बात करेंगे, अब ध्यान रखो, तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हमारे पास दो हो गए बच्चों। एक हो गया हमारे पास डेक्स्ट्रोरोटेटरी, एक हो गया हमारे पास डेक्स्ट्रोरोटेटरी, है ना, जिसको आप क्या बोलोगे? प्लस डी। ठीक है। और एक हो गया हमारे पास, बोलो, लेवोरोटेटरी। ठीक है ना। डिटेल में पढ़ेंगे बाकायदा बढ़िया तरीके से इन दोनों कंपाउंडों को, माइनस एल। ठीक है ना। तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कितने हो गए हमारे पास? दो हो गए। ठीक है ना। ये जरूरी नहीं है कि एक कंपाउंड क्या नाम है दोनों डायरेक्शन में रोटेट कर देगा, हो सकता है कर दे वो। ठीक है ना। तो कुछ कंपाउंड प्लस डी होंगे, कुछ क्या होंगे? माइनस एल होंगे। लेकिन कौन सा कंपाउंड प्लस डी होगा, कौन सा कंपाउंड माइनस एल होगा, कौन सा डेक्स्ट्रोरोटेटरी होगा, कौन सा लेवोरोटेटरी होगा, ये हम किसी भी मॉलिक्यूल को देखकर नहीं बता सकते। ठीक है ना। इसका पता हमें कैसे लगेगा? पोलरोमीटर के द्वारा ही पास करेगा। उसमें से अगर आप पीपीएल को पास करोगे तो तभी हम ये बता सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड हमारा क्या होगा बच्चों? डेक्स्ट्रोरोटेटरी होगा, और कौन सा क्या होगा? और लेवोरोटेटरी होगा। तो ये तो एक्सपेरिमेंटल के द्वारा ही बताया जा सकता है। ठीक है ना। तो आपको कभी भी ये पहचान नहीं करनी पड़ेगी कौन सा प्लस डी है, कौन सा माइनस एल है। आपको ये पहचान करना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है, कौन सा ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है ना। कौन पीपीएल के प्लेन को रोटेट करेगा। तो उसके लिए हमारे पास कुछ थ्योरेटिकल कंसेप्ट होंगे, उन्हीं के बेसिस पर हमें जो है ये कंसेप्ट समझना है। और एग्जाम में इसी से क्वेश्चन आएंगे कि कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव है, कौन सा इनएक्टिव है। ठीक है। चलिए, अब जब हमने ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड की बात कर ली है तो साथ में हम क्या कर देते हैं? ऑप्टिकल इनएक्टिव। भाई हमने बात करी थी ना, जो कंपाउंड पीपीएल के प्लेन को किसी भी डायरेक्शन में रोटेट नहीं करेंगे उन्हें क्या बोलोगे आप? ऑप्टिकली इनएक्टिव बोलोगे, नहीं बोलोगे? ठीक है ना। क्या बोलोगे उनको? ऑप्टिकली इनएक्टिव बोलोगे। ठीक है ना। अब ये भी बच्चों क्या होते हैं आपके? दो प्रकार के होते हैं। इनको भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है ना। ये देखिए, एक होते हैं बच्चों रेसिमिक मिक्सचर। पढ़ेंगे अभी, घबराओ मत ना आप। रेसिमिक मिक्सचर वगैरह ये सब प्लस डी माइनस एल, इनकी प्रॉपर्टी, ठीक है ना, सब कुछ पढ़ेंगे हम इनको। रेसिमिक मिक्सचर, रेसिमिक मिक्सचर का जो सिंबल होता है वो प्लस और माइनस और डी एल ये होता है। ठीक है। यानी कि प्लस और माइनस एल को आपस में मिक्स करेंगे इक्वल मोलर मिक्सचर में। ठीक है ना। बराबर मात्रा इन दोनों की मिलाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? रेसिमिक मिक्सचर। और ये कैसा होता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ध्यान रखना। और दूसरा होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव में हम पढ़ा करते हैं मीजो कंपाउंड। क्या पढ़ा करते हैं? मीजो कंपाउंड। ठीक है ना। तो बच्चों मीजो कंपाउंड भी आपसे पूछेगा क्या होते हैं। ठीक है ना। ये भी स्टीरियोआइसोमर्स ही होते हैं। ठीक है ना। लेकिन ये पीपीएल के प्लेन को रोटेट नहीं करते। इनकी पहचान कैसे करेंगे? आपको कंपाउंड मिलेगा कि इसमें बताइए कौन सा मीजो कंपाउंड है। ठीक है ना। तो वो सब हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी हमने ये पढ़ा कि अगर हम पीपीएल के प्लेन को ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में से पास करते हैं पोलरोमीटर के द्वारा, तो वो अगर रोटेट कर देता है तो दो डायरेक्शन में रोटेट करेगा, डेक्स्ट्रो और लेवो, यानी कि प्लस डी माइनस एल। और अगर कोई रोटेट नहीं करता है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ऑप्टिकली एक्टिव भी दो प्रकार के कंपाउंड हो गए, प्लस डी और माइनस एल। ठीक है। देखकर हम कभी नहीं बता सकते कि कौन सा प्लस डी होगा, कौन सा माइनस एल होगा। ठीक है ना। ये तो केवल किसके द्वारा बताया जाएगा? ये तो एक्सपेरिमेंट के द्वारा बताया जाएगा। क्लियर होगी बात? चलिए, क्लियर हो गई है तो बहुत अच्छा है। अब हम ये पढ़ेंगे बच्चों, हमने पढ़ लिया ऑप्टिकल एक्टिव कौन से होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव कौन से होते हैं,
ठीक है ना। और हमने ये भी पढ़ लिया बच्चों कि जो कंपाउंड पीपीएल के प्लेन को रोटेट कर देते हैं उनको ऑप्टिकल एक्टिव कहते हैं, और इस फिनोमिना को हम ऑप्टिकल एक्टिविटी भी कहते हैं। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी कह दीजिए या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कह दीजिए, मतलब आपका एक ही है। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है। ये जो हमने वर्ड इस्तेमाल किया है ना, ऑप्टिकल एक्टिविटी, ये देखिए ऑप्टिकल एक्टिविटी। जहाँ तक मैं ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात करता हूँ बच्चों, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी या ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड एक ही मतलब होता है। ठीक है ना। देखिए इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो क्या करें, जो रोटेट कर दें किसको, जो रोटेट्स कर दें किसको, पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है ना, या ऐसा लिखो द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। राइटिंग तो समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। ऐसे ही कंपाउंड को हम बोला करते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। क्या कहते हैं इनको, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हम ऐसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड को बोलते हैं जो पीपीएल के प्लेन को रोटेट करते हैं। ठीक है ना, क्लियर है। और ये जो फिनोमिना है रोटेट करने की, ये जो रोटेट करने की फिनोमिना है, इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी। क्या कहते हैं जिसको, ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है। तो बच्चों अब हमें ये पढ़ना है कि ऑप्टिकल एक्टिविटी की कंडीशन क्या है, या ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन कौन सी नेसेसरी कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है ना। तो बात एक ही होगी, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कौन से कंपाउंड शो करेंगे, ऑप्टिकल एक्टिविटी की पहचान क्या है, कोज क्या है, कारण क्या है, कंडीशन क्या है, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड को कैसे पहचान करोगे। ठीक है ना। तो ये तो पहचान किसके द्वारा पड़ेगी, एक्सपेरिमेंट के द्वारा पता लगेगी। जब आप पोलरोमीटर में किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर पीपीएल को पास करोगे, रोटेट करेगा नहीं करेगा, लेकिन थ्योरेटिकली कंसेप्ट के बेसिस पर आप कैसे क्वेश्चन सोल्व करोगे। ठीक है ना। तो मैं आपको कंडीशन बताता हूँ इसकी। क्या बताता हूँ बच्चों, कंडीशन बताता हूँ किसके लिए। चलिए देखिए कंडीशन क्या है, कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है ना। ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए क्या कंडीशन है आपकी। ठीक है, कंडीशन क्या है देखिए, ऑप्टिकल एक्टिविटी यानी कि कौन सा कंपाउंड पीपीएल के प्लेन को रोटेट करेगा नहीं करेगा। देखिए बच्चों पहली कंडीशन जो है आप ध्यान रखना बढ़िया तरीके से। ठीक है ना। पहली कंडीशन क्या है आपकी, ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए कंपाउंड पीपीएल के प्लेन को रोटेट करने के लिए, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करने के लिए जो पहली कंडीशन है, और वही सबसे सफिशिएंट और नेसेसरी कंडीशन है। ठीक है ना। जो मेन कंडीशन है यही है, क्या है कि मॉलिक्यूल शुड बी डिससिमेट्रिक। ठीक है ना, ये ही सफिशिएंट कंडीशन है। ठीक है ना। और बच्चों डिससिमेट्रिक का मतलब क्या है यहाँ पे, देखो डिससिमेट्रिक का मतलब यहाँ पे ये है आपका, अगर मैं बात करूँ तो डिससिमेट्रिक का मतलब यहाँ पे है, डिससिमेट्रिक का मतलब होता है, डिससिमेट्रिक का मतलब होता है कायरलिटी। क्या होता है बोलो, कायरलिटी। डिससिमेट्री का मतलब क्या होता है, कायरलिटी। या तो आप ये कह सकते हो कि मॉलिक्यूल शुड हैव कायरलिटी,
यानी कि कायरलिटी होनी ज़रूरी है। कायरलिटी और डिसिमेट्री का मतलब एक होता है, ठीक है ना। इसको अनसिमेट्री भी बोल देते हैं, ठीक है ना। देखो, जिस मॉलिक्यूल में कायरलिटी होगी, ठीक है ना, जिस मॉलिक्यूल में कायरलिटी होगी, क्योंकि कायरलिटी इज़ द नेसेसरी एंड सफिशेंट कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। आप हमेशा ध्यान रखो, सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन यही है, कायरलिटी। अगर मॉलिक्यूल में कायरलिटी है तो वो मॉलिक्यूल 100% आपका क्या होगा बच्चों, क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, पीपीएल के प्लेन को रोटेट कर रहा होगा। अब बच्चों, इस कायरलिटी को कैसे पहचान करोगे, कायरलिटी का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। देखो, कायरलिटी का मतलब ये होता है बच्चों कि जैसे मैंने यहाँ पे एक ये एग्जाम्पल लिया, मैंने यहाँ पे लिखा एक COOH, मैंने यहाँ पे लिखा बच्चों आपका एक OH, मैंने यहाँ पे लिखा आपका H, और मैंने यहाँ पे लिखा एक CH3। अगर मैं बता दूँ तो बच्चों ये एग्जाम्पल है लैक्टिक एसिड का। ये किसका एग्जाम्पल है, ये लैक्टिक एसिड का एग्जाम्पल है, ठीक है। पहले लेक्चर में हम बेसिक पढ़ेंगे, ठीक है ना। जो सेकंड लेक्चर आएगा उसमें बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें मैं आपको इसमें बताऊंगा, ठीक है। देखिए, लैक्टिक एसिड को देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको कायरलिटी का मतलब क्या होता है। किसी मॉलिक्यूल को अगर हम इक्वली दो पार्ट में डिवाइड करें, ध्यान से देखो कायरलिटी का मतलब क्या होता है। अगर हम किसी मॉलिक्यूल को इक्वली दो पार्ट में डिवाइड करें और डिवाइड करने के बाद में वो दोनों पार्ट एक जैसे ना हो, दैट इज कायरलिटी। बात आ गई समझ में। किसी भी मॉलिक्यूल को बीच में से काट दीजिए और काटने के बाद में अगर वो दोनों पार्ट आपके एक जैसे नहीं है, इक्वल नहीं है, तो वो मॉलिक्यूल जो है कायरलिटी रखता है, उसमें कायरलिटी है। और जिसमें कायरलिटी है और वो क्या हो गया आपका, वो तो ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। क्या हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव हो गया, ठीक है। और एग्जांपल बता देता हूँ लो, ये देखिए, ये साइक्लिक कंपाउंड होगा एक, ठीक है। इस साइक्लिक कंपाउंड को ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे Cl लगा देता हूँ, ठीक है ना, और यहाँ पे मैं OH लगा देता हूँ, ध्यान से देखो, ठीक है। अगर मैं इसको बीच में से काटता हूँ, अगर मैं इसको बीच, चलो साइक्लिक का भी एग्जांपल हम नहीं लेते हैं ना, साइक्लिक को छोड़िए भी, ठीक है ना। मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ यहाँ पे कि COOH, यहाँ पर आ गया C, यहाँ पर आ गया OH, और यहाँ पर आ गया H, और यहाँ पर आ गया C, और यहाँ पर आ गया H, और यहाँ पर आ गया OH, और यहाँ आ गया आपका COOH। ये आ गया जी, क्लियर होगी बात। इस मॉलिक्यूल को भी आप इक्वली दो पार्ट में डिवाइड कीजिए, क्या इसमें कायरलिटी है, ये देखिए। इसको इक्वली अगर आप दो पार्ट में डिवाइड करेंगे यहाँ से, इन दोनों पार्ट को बिल्कुल ध्यान से देखिए, है ना, ये दोनों पार्ट बिल्कुल एक जैसे नहीं है। इसको काटने के बाद में ऊपर वाले पार्ट को इसके ऊपर रखिए, तो देखिए इसमें OH राइट डायरेक्शन में है, इसमें OH लेफ्ट डायरेक्शन में है, तो ये दोनों पार्ट एक जैसे नहीं दिखाई देंगे। किसी भी मॉलिक्यूल को अगर आप इक्वली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने के बाद में दोनों पार्ट एक जैसे नहीं है, तो समझ लेना उसमें कायरलिटी है, और वो मॉलिक्यूल आपका 100% क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्लियर होगी बात। ऐसा ही मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। देखिए, ये देखिए, ये देखिए आप यहाँ पे, ये देखिए, ये देखिए, अगर मैं इस मॉलिक्यूल को लेता हूँ और इसको बीच में से डिवाइड करता हूँ बच्चों, और डिवाइड करने के बाद में क्या ये दोनों पार्ट अलग अलग हैं, नहीं, ये दोनों पार्ट क्या हैं, बिल्कुल सेम हैं। दोनों पार्ट क्या है, बिल्कुल सेम है। तो इसका मतलब इसमें कायरलिटी नहीं है, क्योंकि कायरलिटी का मतलब क्या बताया था कि किसी मॉलिक्यूल को अगर आप डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद में वो दोनों पार्ट कैसे हों, बिल्कुल इक्वल हों, एक जैसे हों, और एक दूसरे के मिरर इमेज हों, ठीक है ना, सॉरी, एक जैसे हों, मिरर इमेज ना हो, ठीक है ना। तो उन्हें क्या बोलते हैं हम, बोलो, उन्हें बोलते हैं हम कायरलिटी बोलते हैं उसको। तो इसमें कायरलिटी नहीं है, ठीक है ना। तो कायरलिटी का मतलब समझ गए, किसी मॉलिक्यूल को इक्वली अगर हम दो पार्ट में डिवाइड करें और दोनों पार्ट क्या हो, वो अलग अलग हों,
तो उसे उसमें बोलेंगे हम कायरलिटी है, वो मॉलिक्यूल क्या है आपका डिसिमेट्रिक है। ठीक है ना। देखो अब बच्चों, अगर आपको किसी मॉलिक्यूल में कायरलिटी चेक करनी है तो कायरलिटी के लिए कोई भी मॉलिक्यूल कायरलिटी कब रखेगा, जब उसमें कम से कम ये दो कंडीशन एब्सेंस होनी चाहिए। ठीक है ना। मतलब कायरलिटी कब होती है, कायरलिटी के लिए ज़रूरी क्या है, बोलो, शुड बी एब्सेंस सिमेट्री। सिमेट्री लिख देता हूँ यहाँ पे, लो, सिमेट्री शुड बी एब्सेंस। कायरलिटी तभी होगी मॉलिक्यूल में जब उसमें सिमेट्री क्या होगी, एब्सेंस होगी, अनुपस्थिति। और अगर सिमेट्री की बात करूं तो बच्चों सिमेट्री जो होती है वैसे तो 4 प्रकार की होती हैं, लेकिन अभी मैं यहाँ पे शॉर्ट में आपको केवल 2 ही बता रहा हूँ। ठीक है ना। तो एक तो होती है बच्चों प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या होती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या होती है बोलो, प्लेन ऑफ सिमेट्री। किसी मॉलिक्यूल में बहुत इन्फिनाइट, एक से ज़्यादा बहुत सारी जो है प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकती हैं। ठीक है, इसको शॉर्ट में लिखा करेंगे POS। और एक होती है आपकी सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री बच्चों, इसको शॉर्ट में लिखा करेंगे COS। ये दोनों की ही दोनों शुड बी एब्सेंस। अगर ये दोनों एब्सेंस है मॉलिक्यूल में तभी आपका मॉलिक्यूल क्या होगा, कायरल होगा, तभी उसमें कायरलिटी होगी। तो कायरलिटी के लिए ज़रूरी क्या है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं होनी चाहिए, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं होनी चाहिए। अगर इन दोनों में से, हालांकि एक और होती है, बोलो, एक और होती है आपकी अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी होती है। ठीक है ना। और एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी होती है, 2 और भी होती हैं, लेकिन उन्हें बाद में डिस्कस करूंगा। फिलहाल अभी इन दोनों को देखिए आप। मॉलिक्यूल में अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री भी एब्सेंस है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी एब्सेंस है, तो मॉलिक्यूल क्या रखेगा, कायरलिटी रखेगा। वो मॉलिक्यूल क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, जिसमें ये दोनों एब्सेंस होगी। इन दोनों में से अगर एक भी प्रेजेंट है मॉलिक्यूल में, उपस्थित है, तो वो मॉलिक्यूल क्या होगा आपका, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, PPL के प्लेन को किसी भी डायरेक्शन में रोटेट नहीं करेगा। ठीक है ना। तो ये एब्सेंस होनी चाहिए। ठीक है ना। तो अब मैं सबसे पहले आपको पढ़ाता हूँ POS क्या होती है, इसको समझिए। ठीक है ना। तो अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो उसमें कायरलिटी नहीं होगी। ठीक है ना। देखिए, मान लो प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखेंगे बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से। चलिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब होता है कि अगर हम किसी मॉलिक्यूल को इक्वली 2 पार्ट में डिवाइड करें, ठीक है ना, और वो दोनों पार्ट जो हमने इक्वली डिवाइड किए हैं वो दोनों पार्ट एक दूसरे के मिरर इमेज हों। क्या हो, मिरर इमेज हों। ठीक है ना। तो समझ लीजिए उसमें क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है आपकी। देखिए, इस मॉलिक्यूल को आप बीच में से डिवाइड कीजिए, और डिवाइड करने के बाद में आप देखिए ध्यान से, जो पार्ट ऊपर वाला है और जो पार्ट नीचे वाला है, इस वाले पार्ट को उठा के अगर आप इसके ऊपर रखोगे तो ये बिल्कुल चिपक जाएगा। इसका मतलब दोनों इक्वल पार्ट हो गए ना। तो इसका मतलब इसमें क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ये दोनों जो पार्ट आपने डिवाइड करे हैं ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज होने चाहिए। और ये जो लाइन आपने काटी है, ठीक है ना, ये एक प्लेनर मिरर की तरह काम करता है। ठीक है ना, ये एक मिरर की तरह काम कर रहा है। ये जो दोनों पार्ट काटे हैं आपने, एक हाफ पार्ट ऊपर है, एक हाफ पार्ट नीचे है, ये दोनों एक जैसे होने चाहिए, बिल्कुल सेम आइडेंटिकल, और मिरर इमेज भी होनी चाहिए। इसी को बोलते हैं बच्चों प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या बोलते हैं इसको, प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ये ऑप्टिकली क्या होगा आपका, इनएक्टिव होगा। ऑप्टिकली क्या होगा, ये आपका इनएक्टिव होगा। ठीक है। और जिसमें POS उपस्थित है उसमें कायरलिटी नहीं है, तो इसमें कायरलिटी नहीं है, ध्यान रखना। और अगर मैं एक ऐसा एग्जांपल लिखूं, यहाँ पे ये मैंने CH3 लिखा, यहाँ मैंने Cl लिखा, यहाँ मैंने H लिखा, यहाँ मैंने C लिखा, यहाँ मैंने Cl लिखा, यहाँ मैंने H लिखा, यहाँ मैंने CH3 लिखा। और अगर इस मॉलिक्यूल को मैं इक्वली बीच में से डिवाइड करता हूँ 2 पार्ट में, तो क्या ये दोनों पार्ट एक जैसे हैं? नहीं, दोनों पार्ट एक जैसे नहीं है। तो आप बोलोगे इसमें POS नहीं है, तो इसमें POS नहीं है तो इसमें क्या है, आपकी कायरलिटी है।
ठीक है ना। कायरलिटी का मतलब भी क्या होता है, किसी मॉलिक्यूल को बीच में से डिवाइड करें, दोनों पार्ट एक जैसे ना हो, ठीक है ना, और ये ऑप्टिकली क्या हो गया, एक्टिव हो गया। अब बात आपकी समझ में आ रही है कुछ कुछ सिंपल, ठीक है ना। तो आपने क्या समझा अभी, प्लेन ऑफ सिमेट्री को समझा, ठीक है ना। प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में समझ गए आप, ठीक है। प्लेन ऑफ सिमेट्री की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है आपकी, आगे भी मैं इसको कैलकुलेट करनी बताऊंगा आपको, ठीक है ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री को, ठीक है। जैसे मान लो किसी साइक्लिक कंपाउंड में आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री निकालनी है, ये देखो ये। अब बताओ प्लेन ऑफ सिमेट्री किसी मॉलिक्यूल में, भाई किसी मॉलिक्यूल को आप कितने तरीके से काट सकते हो, कई तरीके से काट सकते हो, स्लाइस कट काट सकते हो, लेमन कट काट सकते हो। देखो इसको आप ऐसे काटिए इस मॉलिक्यूल को, और ध्यान से देखिए दोनों पार्ट क्या हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं, सेम है। ये वाला पार्ट CH2 और ये वाला पार्ट, देखो इसकी इमेज ये है, ठीक है ना। तो देखो दोनों जो आपने किसी भी मॉलिक्यूल को बीच में से अगर इक्वली आप डिवाइड करते हो, और जो इक्वली डिवाइड करने वाले जो पार्ट हैं वो दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज होने चाहिए। देखो यहाँ भी CH2, यहाँ भी CH2, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। आप इसको ऐसे काट सकते हो, तो ये वाला और ये वाला बिल्कुल सेम ही रहेगा। आप इसको ऐसे भी काट सकते हो, आप इसको ऐसे भी काट सकते हो, ठीक है ना। तो एक मॉलिक्यूल में एक से ज़्यादा प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकती है, ठीक है ना। अब जैसे ये है, ये देखिए इसमें कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री है भाई। आप एक बार ऐसे काट सकते हो, एक बार आप ऐसे काट सकते हो, एक बार आप ऐसे काट सकते हो, ठीक है ना। हर बार देखो क्या होगा, सेम पार्ट होगा। तो 3 तो प्लेन ऑफ सिमेट्री ये होगी आपकी, ठीक है ना। और देखिए और कैसे काट सकते हो आप देखो यहाँ से भी काट सकते हो, आप इसको ऐसे भी काट सकते हो, ऐसे भी काट सकते हो, ऐसे भी काट सकते हो। 3 ही होगी, 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री ये होगी आपकी। और एक क्या है, एक स्लाइस कट में होगी। स्लाइस कट में कैसे होगी कि अगर आप इसको ऊपर से ऐसे काटते हो, ठीक है ना, ऐसे करके, जैसे आप मान लो ये आपका इस तरह से काट रहे हो, ऐसे स्लाइस काटते हैं ना, जैसे खीरे को काटते हैं ऊपर से, ठीक है ना। तो जब ऐसे काटोगे तो 2 पार्ट हो जाएंगे, जो ऊपर वाला पार्ट होगा, जो नीचे वाला पार्ट होगा, वो भी क्या होंगे, सेम ही होंगे। तो 3 तो ये होगी, 3 ये होगी, 6 और एक स्लाइस कट होगी। इसमें कितनी होगी, 7 प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी बच्चों, ठीक है ना। अलग से बिल्कुल वीडियो बनाऊंगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है ना, अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री कैसे निकाली जाती है, ठीक है ना। अभी हम केवल क्या सीख रहे हैं कि कौन कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव है, कौन इनएक्टिव है, ठीक है ना। तो थोड़ा थोड़ा मैंने आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में बता दिया आपको, ठीक है ना। क्लियर है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर है तो मॉलिक्यूल क्या होगा आपका, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ठीक है ना। और दूसरी कंडीशन क्या बताई थी मैंने आपको बच्चों, सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होती है, ये भी एब्सेंट होनी चाहिए, ठीक है ना। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब होता है कि हमेशा एक बात ध्यान रखेंगे, सेंटर ऑफ सिमेट्री एक ही रहेगी, क्योंकि सेंटर तो हमेशा क्या रहेगा, एक ही रहेगा आपका, है ना। हाँ, तो देखो सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात करते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री एक से ज़्यादा हो सकती है, लेकिन सेंटर तो हमेशा एक ही रहता है ना। देखो सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखेंगे भाई। मान लीजिए मेरे पास ये एक कंपाउंड है, और मेरे पास जो है आपका ये मेरा एक सेंटर है यहाँ पे, ठीक है ना। सेंटर ऑफ सिमेट्री कैसे निकालते हैं, देखो मैं सेंटर से क्या कर रहा हूँ, देखो सेंटर मान लिया, और सेंटर से आप अपोजिट डायरेक्शन में एक लाइन इधर को खींचिए और एक लाइन इधर को खींचिए, ठीक है ना। प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब बता रहा हूँ, सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या है, एक सेंटर माना आपने, अब इस सेंटर के अपोजिट डायरेक्शन में एक इमेजिनरी लाइन इधर को खींचिए, एक इधर को खींचिए, ठीक है ना। खींचने के बाद में सेंटर से 2 अपोजिट डायरेक्शन में 2 लाइन खींचिए, उन दोनों लाइन के अपोजिट एंड पर अगर दोनों ग्रुप सेम मिलते हैं, दैट इज सेंटर ऑफ सिमेट्री। देखो यहाँ भी CH2 है, यहाँ भी CH2 है। इसी प्रकार से इधर भी अगर आप चलते हैं और इधर भी आप चलते हैं, तो यहाँ भी CH2 मिलता है, यहाँ भी CH2 मिलता है। तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है। क्या है इसमें, सेंटर ऑफ सिमेट्री है। और प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है इसमें, और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है। तो आप कहोगे मॉलिक्यूल क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ये बात आगे समझ में आई आपकी,
ठीक है ना। सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में एक लाइन खींचिए, और लाइन खींचने के बाद में अगर आपको जो है दोनों के एंडिंग पॉइंट पर सेम ग्रुप मिलते हैं तो तभी सेंटर ग्रुप होगी, सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी इसमें। अगर मान लो कोई इस तरह से दिया हुआ है आपको, ये यहाँ पे मान लो Cl है और यहाँ पे मान लीजिए Br है और यहाँ पे OH है और मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, आपका OH लगा दिया और सेंटर मेरा ये है, ठीक है ना। अब मैं सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में इधर को भी चला और इधर को भी चला और एंड में जाके मुझे यहाँ पे क्या मिला, Cl मिला, यहाँ पे जाके मुझे क्या मिला, Br। तो दो अपोजिट ग्रुप मिलेंगे ना, है ना। तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, ठीक है ना। इधर को चलने पर मुझे OH मिला, इधर को भी चलने पर एंड में क्या मिला, OH मिला, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मुझे सेम नहीं मिले, ठीक है ना। सभी जगह यहाँ भी सेम मिलने चाहिए थे, यहाँ भी सेम मिलने चाहिए थे, तो तभी उसमें क्या होती है, आपकी सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है। क्लियर बात आ रही है, ठीक है ना। तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या नाम है, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, ठीक है ना। और प्लेन ऑफ सिमेट्री भी, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी नहीं होगी, ठीक है ना। तो वो आप चेक कर लेंगे, इसको काटेंगे नहीं काटेंगे, ठीक है ना। तो काट कर देख लेंगे इसको, ठीक है ना। तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी या नहीं होगी, आप देखिए, इसको चेक करिए, ठीक है ना। तो फिलहाल तो सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात कर रहे हैं हम, है ना। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक कर लेंगे, ठीक है ना। और हमेशा क्या होगी, सेंटर ऑफ सिमेट्री हमेशा हमें कभी भी ओड वाली जो रिंग होती है ना, ओड वाली जो रिंग होती है, इनमें कभी भी सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात आप नहीं करोगे, ठीक है ना। ओड मेंबर वाली जो रिंग होंगी ना, उसमें कभी भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो अभी मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको, इसकी मैं अलग से 15-20 मिनट की वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना। तो आपने पहली कंडीशन पढ़ ली बच्चों कि मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए आपका, बोलो, मॉलिक्यूल आपका कायरलिटी रखना चाहिए। कायरलिटी तभी होगी उसमें जब उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। ये आपने पहली कंडीशन बच्चों पढ़ ली, ठीक है ना। दूसरी कंडीशन क्या है, ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन ये है कि अगर मॉलिक्यूल कायरलिटी रखता है, ठीक है ना, तो ये वाली कंडीशन तो फिर 100% आपकी फुलफिल हो जाएगी। नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज, मिरर इमेज, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है ना। देखो, अगर कायरलिटी है तो जो अगर कायरलिटी है उसमें, तो उसकी जो इमेज होगी वो हमेशा नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज होगी। जितने भी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होंगे, चाहे वो +D हो -L हो, उनकी जो इमेज होगी ना, वो नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज होगी। नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज का मतलब होता है कि जैसे मैंने एक ये मॉलिक्यूल लिया आपका, ठीक है, ध्यान से देखो, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज होनी चाहिए ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड की, ठीक है ना। और मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, मैंने एक यहाँ पे मिरर लगा दिया, ठीक है। तो जब इसकी जो इमेज बनेगी ना यहाँ पे, वो इमेज ऐसी बनेगी, देखो यहाँ पे ये वाली, ये बनेगी इमेज, ये वाली बनेगी, ठीक है। हो सकता है मैं एक को D कह दूँ, एक को क्या कह दूँ, मैं L कह दूँ, -L, ठीक है ना। किसी को कह सकते हैं, इसको -L कह सकता हूँ, इसको +D कह सकता हूँ। अब देखिए, अगर मैं इस मॉलिक्यूल को उठा के इसके ऊपर रखूँ तो क्या ये एक दूसरे के बिल्कुल एक जैसे हैं, नहीं है, ठीक है ना। अगर OH भी इधर होता तो ये दोनों एक दूसरे से क्या होते, चिपक जाते और एक हो जाते, ठीक है ना। तो उसे बोलते हैं हम सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। सुपर इम्पॉसिबल का मतलब होता है कि एक मॉलिक्यूल के ऊपर अगर दूसरे मॉलिक्यूल को रखो तो वो बिल्कुल एक जैसे हों, बिल्कुल, यानी कि OH के ऊपर OH आना चाहिए था, H के ऊपर H आना चाहिए था, इसके ऊपर ये, इसके ऊपर CH3 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया है, OH लेफ्ट डायरेक्शन में। तो ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज होती है, ठीक है ना, ध्यान रखना इसको, ठीक है। सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज कौन सी होती है, जैसे मान लो मैंने ये लिया O, ये O को मिरर के आगे रखूँगा तो क्या बनेगा, O ही बनेगा, एक जैसी है बिल्कुल, ये देखो, इसको इसके ऊपर रख दो सेम, तो ये सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज है। क्लियर होगी बात, ये ध्यान रखेंगे आप। जैसे मान लो A लेटर है, इसको मिरर के आगे रखोगे तो क्या बनेगा, A ही बनेगा, ये भी नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज है। क्लियर होगी बात। लेकिन अगर मैं L को रखता हूँ तो L की कैसी बनेगी, देखो ये बनेगी,
ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल। दोनों को एक इमेज दूसरे इमेज के ऊपर जो है अध्यारोपित नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल उसको ढकनी नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसी इमेज को बोलते हैं नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। और नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज कब होगी? जब मॉलिक्यूल में कायरलिटी होगी। तो देखो इसमें कायरलिटी तो है ना। इसको इक्वली अगर दो पार्ट में डिवाइड करते हो तो ये दोनों पार्ट एक जैसे नहीं है। तो ये दोनों कैसे हो गए? ऑप्टिकली एक्टिव हो गए। तो ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए कायरलिटी ज़रूरी है, ठीक है ना। और कायरलिटी है उसमें, तो वो कैसे होंगे दोनों? उसकी इमेज कैसी होगी? नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज होगी। क्लियर होगी बात? ठीक है ना। और एक ये जो इमेज हैं दोनों, एक को डी बोलते हैं, एक को एल बोलते हैं, इसको एल बोल दो, इसको ये बोल दो। इन दोनों को हम कहते हैं, अगर कोई नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज है, ठीक है ना, तो उन्हें बोलते हैं हम एनेंशियोमर। क्या बोलते हैं उनको? एनेंशियोमर बोलेंगे उनको, ठीक है ना। क्या बोलेंगे उनको? एनेंशियोमर्स कहते हैं। अगर एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज हैं तो उसे बोलते हैं हम एनेंशियोमर बोलते हैं। इस पेयर को क्या बोलेंगे? एनेंशियोमर बोलेंगे। ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव हैं, ठीक है ना। पढ़ेंगे आगे चल के हम इसको, ठीक है ना। तो ये हमारी होगी कंडीशन नंबर 2 होगी आपकी, ठीक है। चलिए, पहचान कर लिया आपने नॉन सुपर और सुपर इम्पॉसिबल। नॉन सुपर ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड की इमेज कैसी होनी चाहिए? नॉन सुपर इम्पॉसिबल होनी चाहिए। और तीसरी कंडीशन क्या है? देखो, तीसरी कंडीशन है आपकी कायरल कार्बन, या फिर इसको हम कहते हैं कायरल सेंटर। ध्यान से देखो, कहीं कहीं किताबों में कायरल कार्बन को हम एसीमेट्रिक कार्बन भी कह देते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको एसीमेट्रिक कार्बन, ठीक है। देखो, कायरल कार्बन क्या होता है? कायरल कार्बन बच्चों क्या होता है? एक sp3 कार्बन होता है। सेंटर का, कायरल सेंटर का तो मतलब ये है कि कोई भी sp3 सेंटर हो, कोई भी sp3 सेंटर है, कोई भी sp3 सेंटर है तो उसको कायरल सेंटर बोलेंगे। अगर वो कार्बन है तो उसे क्या बोल दोगे? कायरल कार्बन कह देंगे, ठीक है। किसे कहते हैं कायरल कार्बन? एक ऐसा कार्बन जो sp3 हो, 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा हो, ठीक है ना। ये कैसा कार्बन है बोलो? sp3 है। ध्यान से देख लो, एक sp3 कार्बन जो 4 डिफरेंट ग्रुप या एटम के साथ में लगा हुआ होना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं हम बोलो? उसे हम कहते हैं कायरल सेंटर कार्बन, कायरल कार्बन बोलेंगे। तो कायरल कार्बन क्या होता है? एक sp3 कार्बन जो 4 डिफरेंट ग्रुप के साथ में अटैच होना चाहिए, उसे बोलते हैं हम कायरल कार्बन। और अगर इस कार्बन की जगह कोई दूसरा सेंटर हो, नाइट्रोजन हो, कोई सल्फर हो, ऑक्सीजन हो, कोई और हो एटम हो, और वो sp3 हो और 4 डिफरेंट ग्रुप के साथ में अटैच हो, तो उसको हम बोल देते हैं कायरल सेंटर। बच्चों हमेशा ध्यान रखना, अगर किसी मॉलिक्यूल में एक कायरल कार्बन होता है, सिंगल कायरल कार्बन, ठीक है ना, मैं नोट में लिख देता हूँ, ध्यान रखना इसको, अब इसके एग्जाम्पल लिखूंगा, ठीक है ना। यदि मॉलिक्यूल में केवल एक कायरल कार्बन है, सिंगल कायरल कार्बन है, तो वह 100% ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ये बात हमेशा ध्यान रखो आप, क्या होगा? वो 100% ऑप्टिकली एक्टिव हो। एक सिंगल कायरल कार्बन अगर किसी भी मॉलिक्यूल में है तो वो 100% क्या होगा बच्चों? ये अपने माइंड में बैठा लो, वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। बस इसका एक्सेप्शन बच्चों याद रखो, एक ही एक्सेप्शन है दुनिया में कि जिसमें कायरल सेंटर होता है, ठीक है, और वो फिर भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, वो होती है आपकी टर्सरी एमीन। इसको याद रखना, कई बार जेई ने भी क्वेश्चन पूछा है, टर्सरी एमीन, ठीक है। ये देखिए नाइट्रोजन, मान लो यहाँ पे ये लगा दिया मैंने, यहाँ पे ये लगा दिया, और यहाँ पे मैंने इस तरह से ये लगा दिया, ये लगा दिया, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है? ये
ये लोन पेयर है। तो इसको आप देखोगे ये क्या है, sp3 है। क्या ये sp3 है, ठीक है ना। तो अगर किसी भी मॉलिक्यूल में एक आपका sp3 है, अब कारण क्या होता है, ये sp3 है, यानी कि इसमें कायरल सेंटर तो है। क्या इसमें कायरल सेंटर तो है, लेकिन ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। उसका रीज़न मैं आगे बताऊंगा। इसमें फ्लिपिंग हो जाती है, रेसिमिक मिक्सचर की फॉर्म में रहता है, ठीक है ना। तो कायरल कार्बन का एग्जांपल आप देख लीजिए कि अगर किसी मॉलिक्यूल में एक कायरल कार्बन है, जैसे मान लो हमारे पास ये है, देखो हमारे पास ये है, ठीक है ना, ये देखो लैक्टिक एसिड है, एक कायरल कार्बन है, ठीक है ना इसमें, तो ये ऑप्टिकली क्या है बोलो, एक्टिव है, ठीक है ना, एक कायरल कार्बन, ठीक है ना। अगर कोई किसी मॉलिक्यूल में एक से ज़्यादा कायरल कार्बन है, ठीक है ना, एक से ज़्यादा कायरल कार्बन है, तो फिर ज़रूरी नहीं है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। देखो जैसे इसमें कितने कायरल कार्बन है, आपके 2 कायरल कार्बन है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी क्या है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो उसका रीज़न क्या है कि कायरल कार्बन का किसी मॉलिक्यूल में होना या ना होना ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए ज़रूरी कंडीशन नहीं है। ज़रूरी कंडीशन कौन सी है, कायरलिटी। तो इसमें देखिए क्या बीच में से डिवाइड करोगे तो इसमें क्या है, आपकी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो ये मॉलिक्यूल क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री की वजह से क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कायरल सेंटर के बारे में और पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आगे हम पढ़ेंगे